हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो 1773 में हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट्स के डिफेक्ट्स को हटाने के लिए लाया गया था। 1793 में हमने पढ़ा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, मतलब पहला चार्टर एक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट। बहुत जगहों पे, बहुत सारे बुक्स में चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और 1813 ये मेंशन नहीं होता है, या फिर एक दो लाइन में ब्रीफ करके दे दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट आपका 1833 और इसके बाद जो आएगा विच इज़ 1853, यहाँ से शुरू होता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि दिस एक्ट इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट in the history of British administration in India and laid the foundation of centralized governance। तो टर्निंग पॉइंट ये क्यों साबित हुआ? क्योंकि इसने कंप्लीटली एंड कर दिया। क्या एंड कर दिया? तो ट्रेडिंग पावर्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, और अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो मिल चुका है। यानी कि ट्रेडर से रूलर्स बनने का पावर अब कंप्लीटली दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसीलिए इसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का हमारे इंडिया में। ठीक है, क्यों पास हुआ था ये समझते हैं। सबसे पहला, सिंप्लीफाई, मतलब आसान बनाना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उस टाइम पर हमारे इंडिया में, उसमें अच्छे से नियम कानून चल सके। पूरे इंडिया पे एक एफिशिएंट तरह से हम लोग, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत अच्छे से रिफॉर्म्स की तरफ पास होते चला जाए, इसीलिए चार्टर एक्ट बनाया गया। दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ये कमर्शियल फंक्शंस को ख़त्म कर देती है कंपनी के। कमर्शियल्स मतलब एज अ ट्रेडर्स, और अब सिर्फ और सिर्फ फोकस है किसका? गवर्नेंस पे है इसका फोकस। ठीक है, यानी कि अब इंडिया पे उनको गवर्नेंस फॉर्म करना है, गवर्नेंस कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगला है सेंट्रलाइज द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी पहले से, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपकी तरह मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज का मतलब है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को यूनिफाइड कर दिया गया, और इसको एग्जीक्यूटिव पावर के साथ साथ लेजिस्लेटिव पावर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे रेगुलेटिंग एक्ट में, याद होगा वॉरेन हेस्टिंग, अब उनका वो टाइटल हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो तीसरा पॉइंट था वो यही था कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स को ये सेंट्रलाइज करती है ये वाली एक्ट। चौथा पॉइंट है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एक सुप्रीम हेड होगा। वो हेड कौन है? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब कोई भी लोकल पावर्स नहीं होंगे, मतलब प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को खत्म कर दिया गया, उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स भी छीन लिए गए। पांचवा पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है इन थ्योरी, अभी कोई एक्ट पास नहीं हुआ है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम लोग सबको इंक्लूड करेंगे, सिर्फ बात हो रही है अभी। ठीक है, और उसके बाद है लास्ट पॉइंट कि एक तरह से ग्राउंड तैयार हुआ कि आगे आने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को हम लोग कैसे बनाएंगे कि इंडिया के सिटीजन्स भी खुश रहें, उनको उन पे शक ना हो कि जो धीरे धीरे हैं ये ब्रिटिशर्स हमारे ओवरलॉर्ड बनते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था चार्टर एक्ट का। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं इसके मेन फीचर्स को। तो मेन फीचर्स में सबसे पहला आता है कंपनी सीज्ड टू बी अ ट्रेडिंग बॉडी। सीज्ड मतलब टू स्टॉप्ड। अब ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ट्रेडिंग बॉडी की तरह काम नहीं करने वाली है, बल्कि इनके जितने भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थे इन सब को भी साथ में अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और अब से आप ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह पहचानिएगा, यानी कि प्रशासनिक बॉडी बन चुकी है ये, इंडिया पे अब गवर्नेंस करेंगी। ठीक है, नंबर 2 पे आता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि पहले क्या किया था? मद्रास,
बॉम्बे और बंगाल थे। इन तीनों को एक करके आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए और अब इसको भी हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो जो पहले गवर्नर जनरल थे आपके इंडिया के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बनाए गए थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया वर्ड इंक्लूड हो जाए तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रलाइज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रेसिडेंसीज थी आपके बॉम्बे और मद्रास की, उनके पावर ले लिए गए। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जिसने पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट, मैंने बताया था 4 मेंबर बॉडी थी ये। ठीक है, जो कि असिस्ट करती थी गवर्नर जनरल को। अब उनके पास ये पावर दे दिया गया कि आप लॉज बना सकते हैं पूरे इंडिया के लिए। तो इससे क्या हुआ, इससे मद्रास और बॉम्बे के पास जो लेजिस्लेटिव पावर थे, जो नियम बनाने के पावर थे, वो खत्म हो गए। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन की तरफ ये एक और स्टेप हुआ ना कि आपने मद्रास और बॉम्बे से पावर छीन के सिर्फ एक यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो काउंसिल्स थे उनको पावर दे दी गई कि अब आप लेजिस्लेटिव पावर्स बनाओगे, नियम बनाओगे और वो पूरे इंडिया पे लागू होगा। तो सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जैसे आज होता है कि भारत का कोई इंपॉर्टेंट लॉ बनता है तो वो आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है, जो कि पूरे इंडिया पे चलने वाला है। चौथा नंबर पे है पहली बार लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया। तो देखो लिखा हुआ भी है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ लॉ कमीशन वॉज सेटअप। तो आपको याद रखना है 1833 में चार्टर एक्ट पास हुआ और जस्ट उसके एक साल बाद 1834 में लॉ कमीशन जो है स्टैब्लिश हो गया। यहाँ पर से आप इसको रिलेट भी कर सकते हो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था और उसके जस्ट एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 1833 में चार्टर एक्ट पास होता है और उसके जस्ट एक साल बाद आपकी लॉ कमीशन स्टैब्लिश हो जाती है। तो जो पहले थे जो इस लॉ कमीशन को हेड करेंगे, उनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो है थॉमस बैबिंगटन मैकॉय। ठीक है, बहुत जगह पे मैकॉले ही इसको सिर्फ बोला जाता है, पर इनका पूरा नाम था थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। ओके, नंबर 5 पे आते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सर्विसेज। तो ये एक्ट ये डिक्लेयर करता है कि चाहे कोई भी पर्सन हो, ऑल पर्सन irrespective of religion, caste, color, race shall be eligible for the employment under company। इसका मतलब है कि कोई भी आदमी हो इंडिया का, उसका धर्म देखकर, कास्ट देखकर, कलर देख के या फिर अगला पिछड़ा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब देखकर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि एलिजिबिलिटी कैटेगरी पे उनको आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अभी तक ये एक्ट बना नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, बस ये प्रस्ताव लाया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। ठीक है, छठवें पॉइंट पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे है कि ये आपके सेंट्रल लेजिस्लेचर को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो, गवर्नर जनरल काउंसिल के 4 मेंबर तो थे ही, जिसमें कि अब गवर्नर जनरल खुद भी इंक्लूडेड है और उनके साथ साथ 3 काउंसिलर। मतलब अब गवर्नर जनरल खुद भी सारे लॉ मेकिंग बॉडी में, सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में अपने फैसले को सुनाएंगे, जिससे कि गवर्नमेंट जो है सेंट्रल में वो और ज़्यादा ताकतवर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें कोई चेंज आया कि जो नंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जो मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर के बनाए गए थे जो कि आपके गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे, तो नंबर में कोई रिडक्शन नहीं है। उल्टा हुआ क्या, काउंसिलर्स 3 कर दिए गए और उनमें से एक गवर्नर जनरल ऐड कर दिया गया। मतलब पहले क्या थे, पहले अगर देखा जाए तो एक गवर्नर जनरल है और 4 उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई और एक आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और उसको असिस्ट करने के लिए 3 काउंसिलर्स हो गए। ठीक है, तो नंबर अभी भी 4 है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया। तो ना कोई एडिशन किया गया, ना कोई रिडक्शन किया गया नंबर में, नंबर को 4 का 4 ही रखा गया। ठीक है, 8वां पॉइंट है कि अ लॉ मेंबर वॉज एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 4 मेंबर तो थे ही, साथ में एक नया मेंबर यानी कि एक लॉ मेंबर को भी ऐड कर दिया गया। ये लॉ मेंबर आपके मैकॉय ही थे। दिस वॉज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो आपसे कोई पूछे कि लीगली भी क्या कोई रिफॉर्म्स किए जा रहे थे, तो हाँ बिल्कुल किए जा रहे थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आप मेंशन कर सकते हो।
अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि जब 4 मेंबर थे तो ये 5वां मेंबर फिर क्या था। तो देखो मैंने लिखा यहाँ पे 5वां मेंबर जो है वो एक टेम्पररी मेंबर था। क्या लिखा हुआ है, ही कैन सिट एंड वोट बट ओनली इन लेजिस्लेटिव मैटर्स, यानी कि बाकी जो आपके एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आने वाले हैं उस पे इस लॉ मेंबर का कोई भी अधिकार नहीं है। ही वॉज नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है, तो ये जो लॉ मेंबर है ये एक टेम्पररी मेंबर थे जो कि सिर्फ लेजिस्लेटिव मामलों पे अपने वोट को दे सकते थे, बाकी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में इनका कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, 9th पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे है कि एनुअल रिपोर्ट्स जो कि पहले मैंडेटरी थी, इसके पहले वाले चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा कि एनुअल रिपोर्ट्स मैंडेटरी थी सबमिट करना ताकि इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्रिटिश पार्लियामेंट पता लगा सके। लेकिन अब क्या है, नो लॉन्गर वॉज बाउंड टू सबमिट। अब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उनको ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना ही करना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब भी ठीक लगेगा तो वो इनसे ये रिपोर्ट मांग लेंगी और तब इनको ये रिपोर्ट वहां पर देना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ लिखा है, रिपोर्ट्स वुड बी कॉल्ड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगेगा तब वो इनसे रिपोर्ट मांगेगी। सालाना इनको रिपोर्ट सबमिट करना अब मैंडेटरी नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, चार्टर एक्ट को वापस से अगले 20 साल के लिए परमिशन दे दिया गया, यानी कि 1833 अगर हम पढ़ रहे हैं तो 1853 तक आराम से ये लोग अभी एंजॉय करेंगे। क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर की तरह काम करेगी, लेकिन उसको रिन्यूअल मिल चुका है वापस से ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो चार्टर आपका एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगली स्लाइड में हम बस थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा कि पहले हमने क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ रहे हैं। तो देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और 1833 कंपनी ट्रेड, पहले मोनोपोली खत्म जरूर की गई थी लेकिन टी और चाइना को छोड़ दिया गया था कि टी और ट्रेड विथ चाइना ये अभी भी कंप्लीटली एंड सोलली ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। ठीक है, लेकिन 1303 में क्या हुआ कि सारे ट्रेड्स को एंड कर दिया गया कि अब तो मोनोपोली एंजॉय करने वाले ये लोग है ही नहीं, तो कमर्शियल एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म कर दी गई। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे 1813 में, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स पहले भी सेंट्रलाइजेशन की तरफ ही थे, अब ये फुल्ली सेंट्रलाइज हो चुका है क्योंकि एक लॉ मेकिंग बॉडी, एक लॉ कमीशन भी स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, तो पहले क्या कोई लॉ कमीशन था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अपॉइंटेड है, मेंबर भी आ चुके हैं, नाम भी है उनका थॉमस बैबिंगटन मैकॉय। ठीक है, पहले एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए सालाना डिसाइड हुआ था और ये दे भी रहे थे, लेकिन अब इस चार्टर एक्ट में एजुकेशन के मामले में ऐसा कोई भी प्रोविजन इंक्लूड नहीं किया गया था। पहले एनुअल रिपोर्ट्स मैंडेटरी थे, लेकिन अब सिर्फ तभी जमा करना है रिपोर्ट तब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से मांगा जाए। चार्टर एक्ट का पीरियड पहले भी 20 साल था, एक्सटेंड किया गया था, फिर से 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद फटाफट वन लाइनर देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। एक्ट क्या है? 1833 का चार्टर एक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये बुक में रहता भी है। कंपनी का ट्रेड अगर कभी पूछे कि कब कौन से एक्ट में कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था तो वो एक्ट आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, तो कंप्लीटली अबॉलिश्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गवर्नर जनरल जो थे अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स आपके सेंट्रलाइज हो गए, लॉ कमीशंस बना दिए गए, मेंबर मकॉय थे। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हुई थी लेकिन इन थ्योरी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, कोई एक्ट पास नहीं हुआ था। एनुअल रिपोर्ट अब ऑप्शनल था बल्कि मैंडेटरी नहीं था, पहले मैंडेटरी था अब मैंडेटरी नहीं है। ये जब मांगा जाएगा रिपोर्ट सिर्फ तब सबमिट करना है, और चार्टर जो है अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ पसंद आए तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर ले, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मैं आपके साथ अपने बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर कर रही हूँ सिर्फ ये सोच के कि मेरा भी रिवीजन हो जाए और मेरे जैसे बाकी भी बच्चे हैं जिनका रिवीजन हो जाए। देखो, मैं चाहती तो व्लॉग्स बना सकती थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग्स देखने से किसी और के आपको सिर्फ एक बाहरी मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन पढ़ाई तो आपको खुद ही करनी है, नोट्स आपको खुद ही बनाना है। तो ये क्विक रिवीजन की तरह काम करेगा और आपको एग्जाम टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम्स पे भी अगर आप इसको 2x पे भी देखते हो तो एक जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए हेल्प होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूपीएससी सहेली ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू।